नमस्कार। कल हमने प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी जीवन की विशेष बातों पर चर्चा की थी। उनकी कहानी कला पर भी बात की थी। आज हम प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात पर बात करेंगे। प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात जिस वातावरण में लिखी गई थी उसमें उसका जो कथ्य था, किसानों की स्थिति का वर्णन किया गया। किस प्रकार से उसमें ग्रामीण परिवेश को, उसकी यथार्थता को, उसकी वास्तविकता को उजागर किया गया है। किसानों के शोषण को उद्घाटित किया गया है और आज़ादी से पूर्व का जो सामंतवादी युग था उसमें किस प्रकार से किसानों के साथ में शोषण होता था, उन्हें किस प्रकार किसान से मजदूर बनने पर मजबूर किया जाता था। इसी सब उद्देश्यों को लेकर के हम कहानी की विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। पूस की रात प्रेमचंद की एक नाटकीय कहानी है जिसमें यथार्थ का वर्णन किया गया है। साधारण किसान का साधारण जीवन अपने दैनंदिनीय संघर्षों में साकार पूस की रात की जो नाटकीयता है ये एकालापी है। इसमें एकालाप है, मगर इस एकालापी नाटकीयता के बावजूद पूस की रात एक वर्ग की कहानी है, एक समूचे किसान वर्ग की कहानी है। और उस वर्ग की कहानी जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे उत्पादक वर्ग है, उसके पतन के साथ भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है और उसके उठ खड़े होने के साथ क्रांति का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से हमेशा उसका पतन ही हुआ। धनी किसान स्वतंत्र भारत में और धनी हुए, निर्धन किसान और मजदूर हो गए। और जिस प्रकार चेखव की कहानियों में उनके जो चरित्र थे वह भी गरीब और साधारण जनता का जीवन दिखाने वाले थे, उसी प्रकार प्रेमचंद के जो पात्र हैं वह भी साधारण जन की जीवन पद्धति से ही जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई हैं। इन सभी कहानियों में कोई ना कोई सुझाव, जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण और किसी न किसी समस्या का हल जरूर हमें इन कहानियों में मिल जाता है। प्रेमचंद को अपने देश की जनता से गहरा लगाव, प्रेम और सहानुभूति है। और जब वे साधारण किसानों और अछूतों का चित्रण करते हैं, जैसे कि अभी हम इस कहानी उसकी रात की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें किसानों की पीड़ा हमारे हृदय को छू जाती है। इस प्रकार की पीड़ा का चित्रण उन्होंने बखूबी किया है। प्रेमचंद गरीबी और अंधविश्वासों को आदर्श कहकर चित्रित नहीं करते, बल्कि वे दिखाते हैं कि इतने अंधेरे में भी मनुष्यता का दीपक कैसे जल रहा है और उसकी लौ धनी आदमियों के घर से यहाँ कितनी ऊंची उठ रही है। प्रेमचंद जी ने किसानों की स्थिति का वर्णन इस कहानी में बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है कि एक सीमांत किसान की व्यक्तिगत त्रासदी को भली भांति समझाया है। वह सीमांत पैमाने पर किसान द्वारा किए जाने वाले आर्थिक उत्पादन की उस प्राचीन प्रणाली को भी नष्ट करते हुए बताते हैं, जिसे सामंतवाद घसीटता हुआ कृषि क्रांति के अभाव में विनाश के द्वार पर ले आया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि अच्छी कहानी लिखने के लिए विषय वस्तु का महत्वपूर्ण होना जरूरी है और हास्य से मिलने वाली करुणा की विडंबना से महत्वपूर्ण और कौन सी विषय वस्तु हो सकती है। तो इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा हमें भरपूर रूप से देखने को मिलती है।
हल्कू अपने नाम के, इस कहानी का जो पात्र है हल्कू अपने नाम के विपरीत बड़े डील डॉल वाला है और इस हास्यपूर्ण स्थिति की विडंबना महाजन के कारिंदे की धौंस में है। अब यहाँ हास्यता का पुट भी है और मार्मिकता भी है कि हल्कू का जो शरीर है वो बड़ा डील डॉल वाला दिखता है, बहुत मजबूत शरीर वाला दिखता है। उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि एक निरीह, दयनीय और असहाय किसान है। और परंतु जब कारिंदा आता है महाजन का, उसे हड़काने के लिए उसे गालियाँ देता है, तब वो बड़े डील डॉला वाला सशक्त व्यक्ति जो था, मजबूत जो शरीर से था, वह किस प्रकार उसके सामने भयभीत हो जाता है और उसकी धमकियों को सुन लेता है। हल्कू सेना की गालियाँ और धमकियाँ नहीं सहेगा। ये वह अपनी पत्नी को उस समय बड़े गौरव से कहता है। ये एक किसान का आत्माभिमान है, पर यह आत्माभिमान थोड़ी देर के लिए ही होता है। जैसे ही कारिंदा आता है उसका आत्माभिमान डोलने लगता है, क्योंकि ये आत्माभिमान संतुलन की बहुत पतली डोर पर टिका हुआ है और हल्कू स्थिति से, चतुरता से लाभ उठाने वाला किसान नहीं है। यूँ भी भारतीय किसान सुविधाओं की एक विशेष निम्न अवस्था में जीने का आदी है, पर आत्माभिमान इस समुदाय के स्त्री और पुरुषों में कम नहीं है। हल्कू उसी वर्ग और समुदाय का सदस्य है। फूस की रथ कहानी एक छोटे और तीखे संवाद से शुरू होती है, जहाँ पर पति पत्नी के संवाद हो रहे हैं। पत्नी कथ्य में यह है कि महाजन का हल्कू, महाजन का जो कारिंदा है वह हल्कू के घर आता है और उसे वह पैसे की वसूली करने आता है जिसे हल्कू देना नहीं चाहता है। परंतु पति और पत्नी दोनों में इसी बात को लेकर के बहस चल रही होती है कि सर्दी आने वाली है और सर्दी के अंदर अगर हम ये बचे हुए पैसों से कंबल नहीं खरीद पाए तो इस साल की सर्दी को किस प्रकार से हम खेतों के अंदर बिना कंबल के निकाल पाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक तीखे संवाद से बहस शुरू होती है, पति पत्नी के संवाद से। महाजन की तकादे की पृष्ठभूमि में इस छोटे संवाद का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेमचंद मानवीय महत्व के संवाद में एक सरल द्वंद्व उभारते हैं और वह द्वंद्व पति पत्नी की टकराहट भी है और एक आत्मद्वंद्व का झटका भी। पत्नी झल्लाती है किस पर? अपने पति पर। फिर स्थिति की नज़ाकत को समझकर खींचती है और कहती है कि मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देती। एक किसान से उसकी खेती, उसकी ज़मीन को छुड़वाना, आप सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किसान के लिए उसकी ज़मीन, उसकी खेती कितनी बड़ी चीज़ है और उससे मुक्ति का मार्ग कितना भयानक। कोई किसान ज़मीन छोड़ दे, इसकी कल्पना भी करना उसके लिए असहाय है, बहुत ही असहनीय है। ये संपत्ति का मोह उतना नहीं जितना भूमि से श्रम के नैसर्गिक संबंध का संस्कार है। शताब्दियों से किसान इस नैसर्गिक संबंध से जुड़ा रहा है। उसके सारे जीवन कलाप में ये संबंध व्याप्त है और प्रेमचंद जी ने अपने कथा साहित्य में इसकी सहज अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। अब यहाँ पति पत्नी दोनों यातना और मुक्ति के द्वंद्व में हैं, हल्कू और उसकी पत्नी। पर एक खुला निर्णय उनके लिए तब भी संभव नहीं है। क्या करे वह? महाजन की कारिंदे को पैसे दे या ना दे। नहीं देंगे तो कारिंदा उन्हें गाली गलौज करेगा और महाजन के यहाँ से उन्हें फिर से डांट फटकार होगी और फिर से उन्हें बुलाया जाएगा और उन पर न जाने कितने अत्याचार किए जाएंगे। और अगर वह पैसे दे देते हैं तो इस पूस की रात को निकालना उनके लिए बहुत असहनीय होगा। तो मुन्नी वो इस सत्य से अपरिचित नहीं है। हल्कू की जो पत्नी है मुन्नी, वह जानती है कि इस वर्ष अगर पूस की रात में कंबल नहीं होगा तो क्या होगा।
रुपए निकाल कर देती हुई उसकी आत्मा कहती है कि मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, इस खेती से हमें मिलता क्या है, हम एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। और हल्कू का मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये आत्मदीनता स्थिति का एक और उपस्थापन है। सीमांत किसान के मजदूर बनने की एक आहत प्रक्रिया है कि उसे मजबूरी में मजदूर बनना पड़ता है। कहानी में एक पूरी रात का जो दृश्य दिखाया गया है, जो सिनेरियो दिखाया गया है, यह किसी विश्व युद्ध की रात का दृश्य नहीं है। ये नामहीन आतंक की रात है, जिसकी मार्मिक पटकथा प्रेमचंद अपने सादे अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। यह पूस की रात की जो हवा है, जो हाड़ तक को गला देती है, किसान से ज़्यादा इन हवाओं की मार को कौन जान सकता है। इस रात का प्रेमचंद ने इतना बखूबी और मार्मिक चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है। कहानी से है कुछ पंक्तियाँ। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए महसूस होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कांप रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी और सर्द हवा ऐसी आ रही थी जैसे कि साथ में बर्फ को लिए आ रही थी। पूरा का पूरा दृश्य जो है वो सजीव हो उठता है। हल्कू जबरा की ठंडी पीठ को सहलाता हुआ कहता है कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो यहीं ठंडे हो जाओगे। ठंडे हो जाओगे का मतलब कि यहीं तुम इस ठंड के मारे मर जाओगे। कैसी आत्मीय वर्जना है, संग से उपजी संगी के लिए। मतलब स्वयं भी वह ठंड में ठिठुर रहा है और कुत्ता भी ठिठुर रहा है, परंतु अपने संग से उपजी संगी के लिए, उस कुत्ते के लिए, उस जानवर के लिए भी उतनी ही संवेदना है उसको। इस वर्जना के साथ साथ अपने भाग्य पर एक कितनी ही सजीव टिप्पणी भी है कि एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। यानी कि जो सामंत लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वह अपने अपने घरों में, अपने अपने महलों में इतने मोटे मोटे रजाई और गद्दों में लिपटे हुए पड़े हैं, सो रहे हैं कि जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा करके भाग जाए। यानी उनके यहाँ सर्दी उन्हें छू भी नहीं पाती और यहाँ हम बिना कंबल के, एक टूटा फूटा कंबल है उसमें हम पड़े हैं। तो ये एक उनके ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है, यह अत्याचार है इन किसानों के ऊपर। इस टिप्पणी के पीछे आहत अनुभव का एक संपूर्ण यथार्थ मुखर है। तकदीर की खूबी है कि मजदूरी तो हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, परिश्रम करता है, अपना खून पसीना बहा के अपनी फसल को पैदा करता है और उसका जो मुनाफा है, उसका जो लाभ है, वो सारे के सारे सामंत और महाजन लूट कर ले जाते हैं। विरोध का ऐसा सजीव नाटक प्रेमचंद ही लिख सकते हैं और ये पूस की रात की जो ये पूरी की पूरी इस नाटकीयता का जो विस्तार प्रेमचंद जी ने किया है, ये इनके अलावा और किसी कहानीकार के वश की बात भी नहीं थी। प्रेमचंद गांव और किसानों की कहानियां तो लगातार लिख ही रहे थे, मध्यम वर्ग की अपेक्षा उनकी पकड़ इस जीवन पर निश्चित रूप से अधिक थी। अपनी विषय वस्तु को कथानक और चरित्र के संदर्भ में निरंतर संवारते हुए वे कहानी की संरचना में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला रहे थे और संरचनात्मक ये परिवर्तन पूस की रात में और भी उत्कर्ष पर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दृश्य परिवर्तन हो रहा है कहानी का। शीतलहर रात के साथ अधिक तेज होती है। इसके बीच हल्कू और जबरा का वार्तालाप भी चल रहा है। इन संलाप में प्रेमचंद अपनी आत्मा का रस घोलते हैं।
संवाद सजीव हो जाते हैं। शीतलहर पर काबू पाने की हल्कू की सशक्त आत्मिक इच्छा कई प्रयत्नों में अभिव्यक्त होती है। परिस्थिति और प्रयत्न की यह अंतरक्रिया उस मूक दृश्य का और एकालाप में मुखर संवादी स्वर का समन्वित एक वितान तैयार करती है। मनुष्य और पशु का ये आत्मिक जो लगाव है, ये किस तरीके से उन्होंने मार्मिकता के साथ संजोया है कि हमारी अंतरात्मा तक छू जाता है। हल्कू का संवादी स्वर और जबरा की समर्थक क्रिया में एक अंतरालाप पनपता है और कथा में यह अंतरालाप किस प्रकार है। कहानी से कुछ पंक्तियाँ। क्यों जबरा जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो क्या यहाँ लेने आए थे। अब खाओ ठंड में, क्या करूँ। संलाप आगे बढ़ता हुआ थम जाता है। फिर हल्कू 8 चिलम पीकर भी ठंड को कैसे भगा पाता है, ये संभव नहीं था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। संवाद फिर बढ़ता है। वह कुत्ते से कहता है, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। और एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं वो, और आश्वासनों की ऐसी आत्मीयता भला मनुष्य के बीच भी कहाँ देखने को मिलती है। अब फिर से दृश्य आगे बढ़ता है। एक छोटा सा दृश्य कि अलाव में उठती हुई लपट को फांदते हुए हल्कू का उत्साह देखते बनता है। हरारत की गर्मी में शीतलहर भी पिघलती मालूम पड़ती है। अलाव धीमा होता है तो लहर लौट आती है। हल्कू जबरा को गोद में उठा लेता है और हल्की दुर्गंध के बाद सब कुछ सहज हो जाता है। उसे बहुत सर्दी लग रही है, अलाव जल रहा है। अलाव जब तक तेज़ जलता है तब तक तो उसके शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, और जैसे ही वह अलाव की लौ मध्यम होने लगती है, धीमी हो जाती है, उसे फिर से वही जाड़ा अपने में लपेट लेता है। तब वह हल्कू जबरा को अपनी गोद में उठाता है और उस कुत्ते से ऐसी दुर्गंध आती है, परंतु फिर भी उसे वह सहन कर लेता है। किंतु इस अनोखे स्पर्श ने उसकी आत्मा के तमाम द्वार खोल दिए। ये मैत्री अपूर्व लगी। ममता ने सहकार को बढ़ावा दिया और फिर तो जबरा ने नई स्फूर्ति से सारी जड़ता को छिन्न भिन्न कर दिया। मालिक ने उसे अपने सीने से क्या लगा लिया, वह तो मानो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उसकी इस स्फूर्ति का एक चित्र प्रेमचंद ने इस कहानी में बखूबी प्रस्तुत किया है। देखिए, कहानी में ही है। वह झपट कर उठा और छतरी से बाहर कूद गया। हल्कू ने कई बार उसे चुमकार कर वापस बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में, खेत की चारों तरफ जो बाड़ थी, हार में चारों तरफ वह दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। उसे अपने कर्तव्य को अपने हृदय में बसाए हुए वह जबरा कर्तव्य को अपने हृदय में अरमान की भांति उछाले लेता हुआ वह पूरे हार के चक्कर लगा रहा था। अब घटना आगे बढ़ती है। दृश्य शांत होने वाला है। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया हुआ था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा की झोंकी आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी। सारा दृश्य जैसे हल्कू की स्थिति का ही रूपांतर हो। आलस्य से उसकी आंखें झपक जाती थीं, मगर आसपास कुछ घटित हो रहा इसका आभास भी उसे था। पूर्ण रूप से वह सो नहीं पा रहा था। एक झूठा आश्वासन वह स्वयं को दिए जा रहा था कि जबरा के होते हुए कोई जानवर तो खेत में घुस ही नहीं सकता था, आ ही नहीं सकता। जबरा उसे फाड़ कर खा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नील गायें हल्कू के खेत को चर रही थी। हल्कू ने जोर से 3-4 बार जबरा को आवाज़ें लगाई और जबरा जो है लगातार भौंक रहा था।
और वो भौंकता भौंकता अपने मालिक को सचेत कर रहा था कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है, पर वह अपने मालिक के पास न आया। अब अपने को धोखा देना संभव न रह गया था। हल्कू ने जोर से इस बार ललकारा और उसे पुकारा, पर पूस की ये रात तो कहर ढा रही थी। थोड़ी सी गर्मी जो उसके बदन में आई थी, उसके लालच में वह उठकर अब जाना नहीं चाहता था और हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक ही हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। एक नामहीन आतंक। अब पूस की रात का सीमांत भारतीय किसान आगे बढ़ता है और कहानी समाप्त भी कुछ इसी घटनाक्रम में आकर होती है कि जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए हुए डालती थी, हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सी की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। हल्कू उसी गर्म राख के पास जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह मुन्ने ने जगाया तो खेत बर्बाद होने का उल्हाना दिया। उसके मुंह पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्ने ने कहा, मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू का उत्तर था, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। अब प्रेमचंद की कहानियों का विषय इसी प्रकार की मार्मिकता को बयान करने वाला था। किसानी जीवन की जो त्रासदियां हैं उन्हें व्यक्त करने वाला था कि त्रासदी जीवन के किसान के त्रासदी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में घटित होकर भी उनके व्यक्तिगत जीवन केंद्र को कितना प्रभावित करती है और वह महाजनी व्यवस्था के दुष्प्रभावों को भी बताना चाहते थे। हल्कू की मानसिक मुक्ति का ये कथानक अपने विषय से ज़्यादा जटिल है और इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी कहानी में गांव और किसानों की इस स्थिति को, उनकी ग्राम जीवन को, उनकी एकरूपता को, उनके जीवन की नीरसता को और उनकी पीड़ाओं को भली भांति कहानियों में दिखाया है। गांव के जीवन की हलचलों को नए नए आकारों में प्रकट करते हुए उन्होंने अपनी कहानियों को आगे बढ़ाया और साहित्य में यथार्थवादी प्रवृत्ति को लेकर सामाजिक परिवर्तन के लक्षण के साथ एक नए रूप में प्रकट किया। पूस की रात का कथानक जितना एकात्म तथा नाटकीय है, उतना प्रेमचंद की कहानियों में कम है वह। और यहाँ उन्होंने कथा की नाटकीयता इस कहानी में पूरे उभार पर है। परिस्थिति और चरित्र के अंतर्विरोधों में एक आंतरिक जो गुणवत्ता होती है, जिसे पाठक ही आगे बढ़कर सुलभ कर लेता है। कहानी पाठक को उत्तेजित करती है। यथार्थ कितना निर्मम है। भारतीय किसान की इस निर्मम परिस्थिति पर टिप्पणी करना तो बेकार है, क्योंकि हम सब भली भांति जानते हैं। साधारण की भारतीय किसान की नई पीढ़ी को की मानसिकता में जो संकट है, उसे प्रेमचंद कई कोणों से देखते हैं कि हल्कू का संकट स्वयं उसके साथ समाप्त हुआ हो या न हुआ हो, पर आगे चलकर वह
और भी इनके जो कहानी और उपन्यास के पात्र हैं उनमें आकर क्या समाप्त हुआ, ये कहना मुश्किल है। ये कोई मामूली संकट नहीं है जिसकी बात प्रेमचंद कर रहे हैं, क्योंकि भूमि के प्रति किसान की यह उपराम दृष्टि जीवन की जिस अदृश्य दुर्घटना का परिणाम है, प्रेमचंद हमें उस पर सोचने को बाध्य करते हैं। सामाजिक विस्थापन की यह स्थिति समकालीन जीवन का विकट प्रकरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। अब तथ्य यह है कि प्रेमचंद ने कहानियों की कलात्मक परिधि को निरंतर तोड़ा, फैलाया। स्वयं उन्होंने जो उत्कर्ष अपनी कहानियों में प्राप्त किया था उसे भी वे अंतिम न मानकर चले और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कार्य किया, और वे कलात्मक परिधि को तोड़ने की तलाश में निरंतर अपने को व्यस्त रख रहे थे। ये परिधियां उन्हें अपने कथ्य से प्राप्त हो रही थी। उनके प्रयास समकालीन जनवादी कथा से कहीं ज़्यादा व्यापक दुनिया के लिए सार्थक हैं। भावनात्मक सृजनशीलता का स्वाभाविक स्वरूप हमारे दैनिक जीवन से किसी करुण संगीत की आत्मा को उतार ला सकता है और उस करुणा में हास की छिपी विडंबना को भी उजागर कर सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेमचंद जी का कहानी साहित्य हमारे जीवन का दर्पण है। हिंदी भाषी जनता के उत्कृष्ट गुण उनके पात्रों में झलकते हैं। उनके अधिकांश पात्र हास्य प्रेमी, जिंदा दिल, कठिन परिस्थितियों का धीरज से मुकाबला करने वाले और अन्याय के सामने सिर न झुकाने वाले होते हैं। तथा उनके साथ ही साथ प्रेमचंद जी की जो शैली है, उनकी शैली में चित्रमयता है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है। चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग्य और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। तो इस प्रकार पूस की रात कहानी सामंतवादी शोषण को उजागर करती है। कहानी में आदर्श और यथार्थ का समन्वय स्थापित करती है और सबसे ज़रूरी कि भारतीय किसान की जो पीड़ा है उसे उजागर करती है। धन्यवाद।